एक वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जो अर्थशास्त्र का पहले अध्याय के हमने आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे, आज मैं आपके लिए दूसरा अध्याय यानी संसाधन के रूप में जो लोग अध्याय है उसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। मैंने देखा तो क्वेश्चन आंसर काफी सरल है, इनको आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। आप अगर वो कहानी पूरी पढ़ ली है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको कर देंगे। फिर भी मैं आपकी अवधारणा विकसित करने में थोड़ी सी मदद करती हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप जो क्वेश्चन लिखे बिल्कुल सेम मेरे जैसे अक्षर से वही लाइन लिख दें, आप अपनी तरह से बना के, बस मैं ये बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग बताया था कि किसी भी देश के विकास में मानव पूंजी भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सारे क्रियाकलाप कौन कर रहा है, मानव ही कर रहे हैं। चाहे वो खनिज उत्खनन हो, चाहे आपके कुछ भी संसाधन हो, उनका विदोहन कौन करता है, मनुष्य ही करता है। मनुष्य के माध्यम से ही सारा सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, किसी राष्ट्र की मानव पूंजी जो उत्पादन कार्यों में सहभागिता करती है, ठीक है, सहभागिता करती है। आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही इसी भाषा का प्रयोग करें, आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने जो शब्द समझ में आया, किसी राष्ट्र की मानव पूंजी जो उत्पादन कार्यों में सहायता करती है, यानी उत्पादन के काम में जो संलग्न होते हैं उनको हम मानव पूंजी कहते हैं, और वो संसाधन के रूप में प्रयोग में आते हैं, ठीक है। अगला जो है, मानव पूंजी भौतिक और बौद्धिक पूंजी से कैसे भिन्न है। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया जो मैंने कहा मानव पूंजी, यहाँ ये कह रहे हैं कि मानव पूंजी भौतिक और अभौतिक पूंजी से कैसे भिन्न है। तो भौतिक पूंजी कैसी है, भौतिक पूंजी वो होती है जो पैसे लगा के हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं। अभौतिक कैसी होती है, जैसे बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो मानव पूंजी इन दोनों से कैसे भिन्न है, चूंकि इन दोनों पूंजियों का प्रयोग मानव अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से करके उस उत्पादन को या विकास के मार्ग में बहुत अच्छे स्तर को प्राप्त करता है। इसीलिए मानव पूंजी इन भौतिक और अभौतिक पूंजी से भिन्न है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि मानव अपने ज्ञान व कौशल के माध्यम से इन दोनों पूंजियों का प्रयोग करता है, इसीलिए इन दोनों से भिन्न है, अर्थात ये पूंजियां अपने आप में काम नहीं करती है ना। कोई भी संसाधन है, पैसा है रखा हुआ, पैसा अपने आप चल के प्रोडक्शन नहीं करेगा, अपने आप काम नहीं करेगा, है ना। लेकिन मनुष्य क्या करता है, ये संसार में संसाधनों की बाढ़ है, पहले भी थी आज भी है, लेकिन आज यहाँ क्यों आए, क्योंकि उन संसाधनों का हमने उपयोग सीखा कि इन संसाधनों को कैसे अच्छे से परिष्कृत उपयोग के द्वारा जो है विकास कर सकते हैं, या अपने मनुष्य के जीवन में संसाधन क्या होते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करें। तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसाधन होते हैं, ना कि मनुष्य संसाधनों के लिए प्रयोग होता है ना। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि चूंकि मानव अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से इनको अपने विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करता है, ना कि मानव को ये भौतिक और बौद्धिक पूंजी प्रयोग करती है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इस तरह से आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है 3 और 4 जो प्रश्न हैं वो लगभग एक जैसे ही है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, चौथा कहता है स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो शिक्षा का आप लिख लें, तो चलो इसको मिटा देते हैं, आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि उत्तर लिखें, शिक्षा मनुष्य को परिष्कृत करती है एवं
कौशल प्रदान करती है, कौशल प्रदान करती है, जिससे वह अपना व देश एवं विश्व का विकास कर पाता है। अब आप स्टोरी देखो कि जो लड़का था वो सकल, वो पढ़ा था, पढ़ गया था, तो उसने कंप्यूटर की डिग्री कर ली थी, इसलिए उसने एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली थी। वहीं उसका जो अन्य लड़के का उदाहरण था कि वो पढ़ा नहीं था, तो इसलिए उसने वही काम उसी स्तर पर करता रहा जो पहले उसके माता पिता करते आए थे। तो आर्थिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो शिक्षा क्या करती है, हमें परिष्कृत करती है, हमें कौशल प्रदान करती है। जैसे हम पढ़ गए, मिनिमम हमने 12th पास कर लिया, उसके साथ ही हम अब किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, तो उससे संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हैं। आप सोचो एक सामान्य ग्रेजुएट व्यक्ति डॉक्टर बन जाए या वो डॉक्टरी का काम करे या वकील उसको कोर्ट में केस लड़े, तो कर तो पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका क्षेत्र नहीं है, उसको उसका ज्ञान नहीं है, कौशल नहीं है। तो शिक्षा क्या करती है, हमें परिष्कृत करती है, हमारे कौशल को, हमारे ज्ञान को और अच्छा बनाती है और हमें विकास के अवसर देती है। व्यक्ति स्वयं विकास करता है, तो अब इसलिए जैसे सकल ने खुद का विकास किया, अपने परिवार का किया, गांव का किया और अंत में विश्व का भी होता है। देश के साथ साथ अंत में पूरा विकास एक कड़ी है। कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम अपने विकास कर लेंगे तो जग का विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला चौथा होता है कि स्वास्थ्य कैसे वो प्रदान से क्या भूमिका है स्वास्थ्य की, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है। तो एक अच्छा मानव पूंजी निर्मित करता है। अगर शिक्षित है कोई व्यक्ति, तो वो एक अच्छी मानव पूंजी के रूप में, कुशल मानव पूंजी के प्रयोग में आएगा। ठीक है, और उसी तरह स्वास्थ्य की हम बात करें तो इसका उत्तर होगा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ मन का विकास होता है ना, होता है। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, एवं गंभीर रोग से ग्रसित होने पर अस्मयी काल के गाल में समा जाता है, काल के गाल में समा जाता है। तो फिर वो कैसे पूंजी बन सकता है, अर्थात जैसे इसमें आप उदाहरण दे देना, जैसे शिक्षा वाले में सकल का उदाहरण दे देना और स्वास्थ्य वाले में वो विलास का, कि स्वास्थ्य चूंकि विलास जो है स्वस्थ नहीं था, उसको गठिया का रोग था और इसका इलाज नहीं हो पाया, तो वो रुग्ण बना रहता था, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। आप अपना सोचो, कभी अगर सिरदर्द भी हमें होने लगता है तो क्या हम पढ़ाई में मन लगा पाते हैं? अगर बुखार आ जाए तो हम एकदम से बिस्तर पर पड़ जाते हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जब स्वस्थ तन नहीं होगा तो मन स्वस्थ कहाँ से होगा? तब शिक्षा, विकास, ये बड़ी बड़ी बातें जब भी होंगी जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो स्वास्थ्य भी एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अच्छा शारीरिक श्रम कर सकता है, अच्छा मानसिक श्रम कर सकता है और एक अच्छी मानव पूंजी के रूप में काम कर सकता है। तो स्वास्थ्य जो है हम लिख सकते हैं कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है और एक अच्छी मानव पूंजी निर्मित नहीं हो पाती है। जैसे कि विलास का उदाहरण इसमें लिख देना, ठीक है, कि विलास को गठिया का रोग था और वो आगे शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया इसलिए क्योंकि वो बीमार रहता था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अगला जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। जो रिपीट क्वेश्चन है उनकी बात मैं नहीं करूँगी, मैं थोड़े अलग से क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूँगी, थोड़े आपकी समझ मुझे लगता है जिनको आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे उसकी मैं बात करूँगी अभी। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है हमारा कि कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो इसको मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें फिर सकल का उदाहरण देखें कि स्वस्थ था इसलिए शिक्षा में मन लगा, उसने विकास किया। और स्वस्थ व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, किसी भी मानव श्रम में उसको लगा दो, बीमार व्यक्ति को नहीं लगा सकते हो आप, तो कैसे अच्छी मानव हुई, वो अपना विकास कैसे करेगा जब स्वस्थ ही नहीं होगा। ठीक है, और इसी
यह 7वां या 6वां कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस प्रकार विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। प्रश्न नंबर 6 कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में, क्षेत्रकों में कैसे विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है, संचालित होती है, कुछ भी है ना, वो एक ही बात है, संपन्न होती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। देखो प्राथमिक क्षेत्र में कौन से काम आते हैं उनको हम इसमें लिख देंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र है पहला, उत्तर यहाँ आ गया। प्राथमिक क्षेत्र में तो यहाँ पर आप आ जाए, कृषि है सबसे पहले, ठीक है, पशुपालन है, ठीक है, वानिकी है, यानी बाग बगीचे लगाकर भी आय कमाई जा सकती है ना, वानिकी आदि बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, है ना। और उसके अलावा है दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, है ना। तो इसमें क्या आता है द्वितीयक क्षेत्र में, क्षेत्रक है, क्षेत्र एक ही बात है, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, इसमें आता है विनिर्माण कार्य, अर्थात सारे जो उत्पादन होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, चाहे गन्ने की फ्राई की मशीन हो, चाहे बड़ी कार निर्माण की कंपनी हो, उसकी फैक्ट्री हो, एक उनको विनिर्माण श्रेणी में ही हम रखेंगे प्रोडक्शन क्षेत्र में, चाहे बिल्डिंग निर्माण हो। तीसरा जो है वो सेवा क्षेत्र, तो इसमें कौन कौन से काम आते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, बीमा है, बैंकिंग, ठीक है। तो ये सारे किसमें आते हैं आपके तृतीय क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र, तृतीय भी बोलते हैं उसको। तृतीय क्षेत्र कौन सा होता है, सेवा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये सारे काम इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्रियाएं कैसे, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य होते हैं, पशुपालन, वानिकी आदि होता है, द्वितीय क्षेत्र में बड़े बड़े उत्पादन प्रोडक्शन होते हैं, और तृतीय सेवा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, बीमा, ये जो सारे सेवा के काम है वो भी होते हैं। अभी आर्थिक कैसे है, क्योंकि इनमें अगर नौकरी करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मुझे कुछ अर्न भी होता है ना, सैलरी मिलती है, ठीक है। स्वास्थ्य में जैसे नर्स है, डॉक्टर है, काम करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें या गवर्नमेंट सेक्टर में। बैंक वालों को भी सैलरी मिलती है, हालांकि वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा का पारिश्रमिक भी मिलता है, तो वो भी एक आर्थिक क्रिया होती है, ठीक है। तो ये हमने इसका क्वेश्चन का आंसर पढ़ा। अगला मैं चलती हूँ कि आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या है। अभी मैंने आर्थिक की बात की कि आर्थिक क्रिया है, तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की आर्थिक क्रिया कौन सी है और गैर आर्थिक क्रिया कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 7 है आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं, तो इनको आप देखो जरा इधर कैसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। क्रियाओं में अंतर, तो अब अपन यहाँ ऐसे चार्ट बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, क्रियाएं, और यहाँ पर लिख देंगे गैर आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं। अब आप देखो इसमें क्या अंतर है। तो इसमें क्या होता है, पहला अंतर, इसमें काम करने पर धन की प्राप्ति होती है, ठीक है, होती है, सबसे बड़ा अंतर। और इसमें है नंबर 1, काम करने पर कोई धन नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी उनको इसमें अपन लिखेंगे, इसमें जो शारीरिक श्रम है, अगला लिख सकते हो इसको, शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम,
मानसिक श्रम किस लिए किया जाता है? पैसों के लिए किया जाता है, पैसे या धन के लिए किया जाता है, धन के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें किसके लिए किया जाता है? स्वयं की खुशी के लिए या अपने परिवार की खुशी के लिए, ठीक है। इसमें किस लिए किया जाता है? स्वयं या परिवार के लिए, परिवार के लिए, ठीक है। अब यहाँ और भी बहुत सारे आप जोड़ सकते हो, ये 2 उदाहरण मैंने बता दिए, अंतर समझ में आया। सीधा अंतर है कि आर्थिक में वो काम आते हैं जिनके लिए पैसे मिलता है, जैसे कि ये जो सकल की माँ थी वो अपने घरेलू काम करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और घर पर ही रह के सारे झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अगर कुछ महिलाएं यही काम बाहर जाकर दूसरों के घरों में जाकर करती हैं तो उनको इसका पैसा मिलता है, तो वो वही सेम कार्य उन्हें दूसरे के यहाँ जाकर किया और उसको उन्हें पैसा मिला, तो आर्थिक क्रिया हो जाएगा। तो कोई भी काम ऐसे डिफाइन नहीं है कि ये खाना बनाना जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। वही खाना कोई होटल में जाके बना रहा है, रेस्टोरेंट पे नौकरी कर रहा है ना, या किसी के घर जाके काम कर रहा है तो उसके पैसे मिलते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जिस काम को करने के पैसे मिले वो आर्थिक क्रिया है, जिसको काम को करने के पैसे ना मिले वो आर्थिक क्रिया नहीं है। और जो आर्थिक काम है वो हम अपने पैसे धन कमाने के लिए करते हैं, और दूसरा जो काम है और ये गैर आर्थिक वो हम अपने स्वयं के लिए, परिवार की खुशी के लिए, स्वयं की खुशी के लिए भी कई निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। जैसे हम आपको अभी निःशुल्क वीडियो भेज रहे हैं, निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ मैं, है ना। तो ये स्वयं की खुशी के लिए मुझे अच्छा लगता है ना, समाज को कुछ देना होता है तो अच्छा लगता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स जो बिना फीस के देखभाल करते हैं, दवाइयाँ भी बांटते हैं। तो बात यह है जिसमें धन जुड़ा हो वो आर्थिक है, जिसमें धन नहीं है वो गैर आर्थिक क्रिया है, ठीक है। इसको बड़ा ले लिया मैंने। अगला हम चलते हैं, एक और टच करूंगी मैं, एक और प्रश्न है जो आपको शायद समझने में दिक्कत हो। मैं वही प्रश्न ले रही हूँ जो थोड़े से आपको समझने में शायद दिक्कत हो, वैसे तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने वीडियो में पूरा क्लियर किया है आपको बार-बार, पर फिर भी। तो एक 8वां है कि निम्न वेतन वाले कामों में महिलाएं क्यों नियोजित होती हैं? 8 है कि निम्न वेतन वाले, मैं प्रश्न नहीं लिख रही, हम सीधा उत्तर पे आ रहे हैं, ठीक है। उत्तर इसका आप देख लेना किताब में कि निम्न वेतन वाले कामों में महिलाएं क्यों नियोजित होती है, वो ऐसे कामों में क्यों जाती है जिनको कम वेतन मिलता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण मैं लिखूं तो ये है क्योंकि वो शिक्षित एवं कौशल प्राप्त नहीं होती, कौशल प्राप्त नहीं होती, ठीक है। और इसीलिए शायद इसीलिए है ना, इसीलिए या अन्य कारण जो हो सकता है वो है कि वो असुरक्षित क्षेत्रों, दूसरा है, पहला ये है, दूसरा है असुरक्षित क्षेत्रों में काम करती हैं, असुरक्षित क्षेत्रों में काम करती हैं, क्षेत्रों में काम करती हैं, इसलिए उनको निम्न वेतन मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि चूंकि आप ये नहीं कहूँगे कि महिलाएं शिक्षित नहीं है और कुशल नहीं है, फिर मैं क्या हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ, शिक्षित भी हूँ और शिक्षा व्यवसाय में कौशल भी प्राप्त है, मैंने बीएड किया हुआ है ना। तो सभी की बात नहीं हो रही, पर एवरेज की बात हो रही। आज भी जब साक्षरता दर की बात होती है तो साक्षरता दर पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा है, और खासकर वो साधारण शिक्षित साक्षरता दर की बात हो रही है। तो जब उच्च शिक्षा की बात होती है, तकनीकी चीज़ों की बात होती है, देखो आप वायुसेना में या सेना में या पायलट इंजीनियर्स, इन क्षेत्रों में आज भी, हालांकि अब चीज़ें बदल रही हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुरुषों को कौशल के उसमें और तकनीकी के मामले में आगे है, इसलिए वो उच्च वेतन प्राप्त करते हैं। महिलाएं क्या करती हैं कि ठीक है घर का काम कर रहे हैं, वो तो घर चलाती नहीं है, क्योंकि पुरुष मेन रूप से आज भी हमारे यहाँ माना जाता है कि इसका दायित्व है परिवार चलाना। तो जो सहायक काम कर लेती हैं, उनकी सहायता के लिए चलो हम काम, तो वो छोटे मोटे अपने आसपास के काम देखती हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार को देखना होता है, वो परिवार को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाती। कई उदाहरण मैंने देखे कि अपनी नौकरी का वो सेक्रीफाइस कर देती है, क्योंकि परिवार को समय देना होता है, अपने बच्चों को समय देना होता है ना। तो हालांकि इसमें भी अपवाद है, अलग अलग है, इसके दूसरे रूप भी देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ जो अक्सर होता है और आप देख रहे होंगे ना। तो 2 कारण हो गए। असुरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे कुछ दिन के लिए किसी के घर जाके काम कर लिया, कभी खेती में कटाई का समय हो गया तो उस समय जाके काम कर लिया, ऐसे छोटे छोटे काम वो करती हैं कि अपना घर भी देख सके, बच्चे भी संभाल सके और वो भी काम करें। तो उनको निम्न वेतन इसलिए प्राप्त होता है, उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि आप अगर प्रशिक्षित और ट्रेंड हो तो आपको बिल्कुल बराबर वेतन मिलेगा, मिलता है, ठीक है, जैसे कि 1948 के अधिनियम के अनुसार था। अगला जो प्रश्न है वो बेरोजगारी को लेकर है।
बेरोजगारी क्या होती है, तो उसका बिल्कुल सटीक मैं उत्तर दूंगी कि बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी जो है वो क्या है हम देखते हैं। बेरोजगारी का अर्थ होता है प्रश्न, अब 3 है बेरोजगारी से रिलेटेड कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जो व्यक्ति 15 से 59 वर्ष की आयु प्राप्त हैं और जो काम करने के लिए इच्छुक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, तो उसको हम बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, 15 से 59 वर्ष के लोग जो कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य करने के इच्छुक हैं और उन्हें काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, है ना। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम बेरोजगार कहेंगे, है ना, बेरोजगार कहेंगे। अब आप इसमें फिर से उदाहरण दे देना किसका, बार बार हम इस स्टोरी का उदाहरण देंगे कि जैसे शकल की माँ थी, वो घर पे काम करती थी, उसकी इच्छा नहीं थी बाहर जाके काम करने की, वो अपने परिवार के लिए काम करती थी, तो उसको हम बेरोजगार नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ शकल के जो भाई बहन जीतू नीतू थे या शकल स्वयं, वो काम नहीं करता था क्योंकि उसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं थी, छोटे थे वो लोग, तो काम करने के लिए नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये लोग जो है बेरोजगार नहीं कहलाते क्योंकि वो काम करने के तो इच्छुक भी नहीं है और प्लस उनकी उम्र भी वो नहीं है जो 15 से 59 वर्ष के बीच होती है। तो बेरोजगारी वो होती है कि 15 से 59 वर्ष के लोग जो काम करने के इच्छुक है और उन्हें रोजगार ना मिले। ठीक है, अगला इसी से संबंधित एक और प्रश्न है अगला आपका, ये कौन सा नंबर का था, ये था बेरोजगारी 9। ठीक है, 10 नंबर का आपका है प्रश्न नंबर 10, ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न एवं मौसमी बेरोजगारी में अंतर, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, तो इसको भी आप देख लो कैसे करेंगे अपन, इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर लाइन खींच ली, यहाँ हमने प्रच्छन्न हो गया, यहाँ ऑलरेडी मौसमी हो गया, है ना, मौसमी ही यहाँ पर, इसको दोबारा लिख रही हूँ। ठीक, तो इसमें क्या है नंबर 1, इसमें बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इसमें व्यक्ति नियोजित प्रतीत होते हैं, नियोजित प्रतीत होते हैं। ठीक है, होते हैं और पूरे वर्ष ऐसा लगता है कि ये नियोजित हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक समय के लिए इनको रोजगार मिलता है, कुछ मौसम में ये बेरोजगार रहते हैं, ये बेरोजगार रहते हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि ये जो मैंने बताया था प्रच्छन्न बेरोजगारी में सारे लोग, जैसे कृषि में एक घर में 4 बीघा जमीन है और पता चला 8 लोग लगे हुए, उत्पादन उतना ही होना है, चाहे वो 8 लोग करें या 4 लोग करें। हाँ, समय से पहले हो जाता है, सारे लोगों को थकान नहीं होती, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जब प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ेगा तो आपकी आय भी नहीं मिलेगी, आपको उतनी ही आय हो रही है, तो उससे क्या फायदा। वो लोग 4 लोग जाकर और दूसरे काम कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, उसी में नियोजित है। और मौसमी बेरोजगारी वो होती है कि कृषि से संबंधित कार्यों के लिए अक्सर लोग बेरोजगार बैठते हैं, जैसे कि आपकी कटाई बुआई निराई के समय उनको लगा लिया जाता है, बाकी समय वो फालतू बैठे रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो मौसमी बेरोजगारी आता है कि एक समय विशेष, एक मौसम विशेष में उनको काम नहीं मिलता, वो मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो है कि पूरे वर्ष नियोजित रहते हैं लेकिन उनको कोई आर्थिक लाभ उनके काम का नहीं मिलता, अतिरिक्त होते हैं वो लोग। ठीक है, और मैं इसके 2-3 आप इसी के आधार पर बना रहे हैं। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, है ना। आपको ये उदाहरण मैंने वो वाले दे दिए जो आवश्यक थे, है ना। आज के लिए इतना ही, और आप जो है अपनी पढ़ाई करते रहें, अच्छे से खूब रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, बार बार कमेंट करते हैं मैडम ये इसका ये अच्छा लगता है। ऐसी पढ़ाई करना, मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो ये वीडियो जो है यहीं मैं समाप्त करती हूँ, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ध्यान रखना अपना।